students, and welcome to lecture 6 of macroeconomics for class 12th. By far, we have done a lot of topics. As you know, this is episodic, so you have to watch the previous lectures to understand L6. तो कुछ अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें से अब हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट and the concept of depreciation. All right. So, what is gross investment? Gross investment equates to expenditure on the purchase of fixed asset during the accounting year plus expenditure on the inventory stock during the accounting year. मतलब fixed asset और inventory stock दोनों को add कर देंगे तो we'll get gross investment. अभी एक चीज इसमें से ध्यान रखनी है, जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर के पास है, ये आपका कंसीडर किया जाएगा परचेज मेड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्व्स, है ना. सो अकॉर्डिंगली इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक. अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट. एंड नेट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक. अभी हमने पढ़ा था ना, चेंज. सो दिस लीड्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक. अब ये याद रखना है, ओनली नेट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल. जो डेप्रिसिएशन होता है which is the part of gross investment, it replaces the worn out assets, है ना. it is helping you to maintain the existing stock of capital. so ये दो बातें ध्यान रखनी है. पहली बात कि जो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स हैं विद द प्रोड्यूसर, दे आर कंसीडर्ड एज परचेजेस जो कि प्रोड्यूसर ने खुद के लिए किए हैं. सो अकॉर्डिंगली इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक. दूसरी बात क्या थी, only net investment leads to addition to the capital stock. depreciation किसका पार्ट होता है, gross investment का, right. so let us move towards the difference of these two. so the major difference तो we know, depreciation नहीं होता है net investment में. the total money spent on purchasing new capital assets including replacing old assets, ये क्या होता है, gross investment होता है. और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द मनी स्पेंड ऑन एक्वायरिंग न्यू कैपिटल असेट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो न्यू कैपिटल असेट है, दैट क्वालिफाइज टू बिकम नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर हम न्यू कैपिटल असेट्स प्लस रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिशिएटेड असेट्स जोड़ दें तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स मिल जाते हैं. न्यू कैपिटल असेट्स में भी फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री स्टॉक दोनों ऐड होंगे. नेट इन्वेस्टमेंट हमें पता ही है, ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फोकसेस, इट इंक्लूड्स बोथ द इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वंस. यस, इट फोकसेस ओनली ऑन द एडिशन ऑफ न्यू एसेट्स. एक एग्जांपल देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का. इमेजिन अ फैक्ट्री बाइज न्यू मशीनरी 50 लाख का and replaces old machinery while 50 lakhs. तो gross investment में दोनों ऐड होगा. So gross investment becomes 60 lakh rupees. अगर net investment हम कैलकुलेट करें तो यहां से हम depreciation हटा देंगे. So 60 minus 10 which is 50 lakh. अब हम समझते हैं इन डेप्थ कि depreciation क्या होता है. It is normal wear and tear of a product. Now imagine you bought a very cool cell phone for yourself. अब वो जो सेल फोन था वो 2 साल के बाद वो स्लो हो गया. It cannot handle new applications. अब इसकी जो वर्थ है वो आपके हिसाब से और दूसरों के हिसाब से भी कम हो रही है.
तो अगर आप इस फोन को बेचने जाएंगे, इमेजिन इफ यू बॉट दिस पर्टिकुलर फोन फॉर 30,000 रुपीज, 2 साल के बाद आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। जो आपको वैल्यू मिलेगी, इमेजिन करिए आपको 10,000 मिल रहे हैं इस फोन के, so this 20,000 it accounts for depreciation of that product, right? Depreciation is just things becoming less valuable, और उनको ही मेंटेन करने में एक कॉस्ट लगती है कंपनी की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स। एक मेंटेन करते हैं वो फंड बिजनेसेस टू डील विद दिस प्रॉब्लम, उस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो एज यू कैन सी विद टाइम इस कार की वैल्यू गिरती जाती है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि आपने कार मान लीजिए 10 साल चलाई, बहुत अच्छे से चलाई, राइट? और भारत सरकार क्या बोलती है, व्हीकल की लाइफ कितनी होती है, 15 ईयर्स। अब 10 साल तो आपने चला ली, अगर अब आप इसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो क्या अब आपको, मान लीजिए ये इनोवा है, इसकी 20 लाख वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट? सो दिस कार हैज डेप्रिशिएटेड। ऐसा ही डेप्रिसिएशन प्लांट्स में, मशीनरीज में, फैक्ट्रीज, दे ऑल्सो अंडरगो समथिंग लाइक दैट। सो इफ वी सीरियसली हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डेप्रिसिएशन इज, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, डिलीट दिस पार्ट, आई थिंक ये गलती से ऐड हो गया है, लेट मी डिक्टेट इट। So depreciation is the loss of value. Okay, let me write it only. Depreciation is the loss of value of fixed asset in use on account of first normal wear and tear, second is normal rate of accidental damages. This is not marvel, this is normal. I was voice typing it and I guess it had played smarter than me. And the third is expected obsolescence, right? Depreciation is also called as consumption of the fixed capital. It is the replacement of fixed asset. No, this is wrong. Depreciation is also called as consumption of fixed asset. It refers to that value of fixed capital which is consumed in the process of production, right? जो मैंने डिक्टेट किया आप इसको लिख लीजिएगा if you are making notes. बाकी this तो is wrong. Please don't copy this. See, replacement of fixed asset, they require fund. We all understand that. उस फंड को प्रोड्यूसर मेंटेन करते हैं ताकि वो डेप्रिसिएशन के इशू से डील कर पाए। Please note it if you're noting. Depreciation reserve fund refers to that fund which the producer kept for replacement investments. All right. Now, last two concepts are there: expected obsolescence and unexpected obsolescence. So expected obsolescence, as we have discussed, it refers to fall in the value of fixed asset due to change in two things, technology या फिर change in demand. See, there can be a lot of possible reasons, but for class 12, these two reasons are enough. दूसरा, expected obsolescence is part of your depreciation. तीसरा, it is managed through something we have discussed 3 times: depreciation reserve funds, right? Which the producer keeps for replacement investment. Now, unexpected obsolescence, this refers to fall in the value of fixed asset due to what? Due to reasons like
natural calamities, fall in market value of the asset during periods of economic recessions, etc. So natural calamities या फिर economic recession. Unexpected obsolescence is not the part of depreciation, not the part of your depreciation. Instead ये किसका part होता है? This is the part of capital loss. Similarly यहाँ पे expected obsolescence ये capital loss का part नहीं होता है. Third is this is managed through insurance of the fixed asset. अब इतना सारा पढ़ ही लिया है तो एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस के बीच का डिफरेंस. Consumption of fixed capital refers to loss of value of fixed asset while these are being continuously used. So keyword is they are being continuously used. In the process of production, whereas capital loss refers to loss of value of fixed asset while they are not in use. Next point we have is this is a loss due to normal wear and tear, right? Depreciation, accidental damages, and expected obsolescence, right? Change in demand, change in technology, which we have discussed अभी. इसमें क्या होता है? ये लॉस हो रहा है किन कारणों की वजह से? मान लीजिए प्रलय आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, आग लग गई, है ना, रिसेशन हो गया. ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, और ये managed through insurance of the fixed asset. All right. So here we finish this lecture and we'll now start with 4 sectors of the economy. See 4 cross 4 cross 4. We have to remember these 4 things. First 4 denotes your 4 sectors of economy. Then 4 factors of production. Then 4 factor incomes or payments. Now, what are the 4 sectors of the economy? We all know very well. First sector is your household sector. Other is your firm sector. Third is government sector. Fourth is rest of the world sector. These are the 4 things that you need to understand. Now, coming to household, the other 4, ये तो एक 4 हो गया. अभी दूसरा 4 हम डिस्कस करें. हाउसहोल्ड से हमें 4 चीजें मिलती हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर. इनके ही रिम्यूनरेशंस को, फैक्टर पेमेंट को, द अदर 4. सो 4 इज डन. 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4. ये चार बातें आपको याद रखनी है. लैंड क्या देता है? रेंट. लेबर का फैक्टर पेमेंट होता है वेज. कैपिटल इंटरेस्ट
and organization profit. So macroeconomics में you will be dealing with these three fours and in national income as well. So let us in depth understand the four sectors of the economy. First sector that we have is household sector. This sector includes individuals and families who consume goods and services. ठीक है? They provide labor to produce and they are the actual owners of the factors of production. जो कि अभी हमने डिस्कस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर. Second sector is firm sector, which includes all producing units in the economy. It uses factors of production. ये factors of production का इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले में वो factor payments देते हैं household को. ये ज्यादा clear होगा when we'll be studying circular flow of income. Third sector is government sector. ये regulatory functions पे रहता है. It produces public services, collects taxes and redistributes income. Last one is foreign sector, that is rest of the world. It deals with international trade, financial flows. It engages in the international trade and financial flows. It is also called as rest of the world. Oh, this was mere a repetition. अब ये फ्लोज किस तरीके से, ये जो सेक्टर्स हैं ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं. सो इंटरसेक्टरल फ्लोज. इंटरसेक्टरल फ्लोज का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जैसे कि जो चार सेक्टर्स हमने पढ़े हैं उसके बीच में जो मूवमेंट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ मनी, दैट इज योर इंटरसेक्टोरल फ्लो. हाउस होल्ड सेक्टर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देता है. किसको देता है, प्रोड्यूसर को देता है. तो ये किस तरह से, सी imagine these four things are owned by, imagine क्या, they definitely are owned by your household sector. अब हाउसहोल्ड सेक्टर ये चारों चीज देता है प्रोड्यूसर को, जिसके बदले में प्रोड्यूसर उन्हें फैक्टर पेमेंट देता है. किस फॉर्म में, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. राइट. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. अ हाउसहोल्ड सेंड्स अ पर्सन, a household sends a person to work in a factory. ठीक है. and the factory pays them salary. सैलरी जब ले रहा है तो वो मनी फ्लो हो जाएगा. in turn household buys goods like food or clothes produced by the factory, that is real flow. जब गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होगा तो हम उसे रियल फ्लो बोलेंगे. बट जब रिन्यूमरेशन, फैक्टर पेमेंट्स का आदान प्रदान होगा तब हम उसे मनी फ्लो बोलेंगे. See, these are the three different examples. The producer sector depends on the household sector for the supply of factors of production. Yes. Government sector depends on both producer and households sector for its tax and non-tax revenue. Producer in household depends on the government for administrative services and law. This was to tell you how intersectoral flow is happening. किस तरीके से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कनेक्टेड रहता है. However, this is a very limited example. ये बहुत डिटेल में कनेक्शन होता है बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऊपर ऊपर से दिस इज काफी. राइट. चलो लेट अस finish it here and we'll meet in the next lecture. Thank you everyone.